नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी विषय को देखेंगे। सीटेट के लिए हिंदी विषय, हिंदी पेडागोजी को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। दोस्तों, इस वीडियो में आप शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। मैं कुछ टिप्स भी बीच बीच में बताते रहूँगा जिससे आपको किसी भी प्रश्न को करने में सहायता मिलती रहेगी। चाहे कोई भी पेपर बने, आप अच्छे से 100 से अधिक अंक ले आएंगे। बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को जानते हैं कि आप सीटेट में 91 से हिंदी प्रश्न का शुरुआत होता है, तो 91 नंबर यानी हम 1 मानेंगे और 30 तक चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता होती है? तो अनुवाद विधि है, या फिर प्रत्यक्ष विधि है, या फिर द्विभाषी विधि है, या प्रत्यक्ष विधि है, और या फिर अप्रत्यक्ष विधि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि ही ऐसी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, या खेल भाषा को विस्तार देते हैं, या खेल में आनंद आता है, या खेल में शारीरिक विकास होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ठीक है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा। बाकी और भी हैं लेकिन यही माना जाएगा। यहाँ पर देखिए खेल के मैदान में एक्सप्लेनेशन भी है कि खेल के मैदान में विभिन्न लोगों के मेल जोल से भाषा का विस्तार होता है, इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का भी योगदान माना जाता है। आगे हम देखते हैं। आप भी जानते हैं कि कई दूर दूर से क्षेत्र से आए हुए होते हैं, तो हम कई भाषाओं का वहाँ पर सुनने को पाते हैं और उसको समझते हैं। कई भाषा हम सीखते भी हैं। तो आगे देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? पाठ के अंत में कुछ गतिविधियां दी होती हैं, उनका क्या उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य क्या होता है वो हम अगर जान लेंगे तो आप जान जाइए कि नहीं आपको निकालना है तो इसमें से एलिमिनेट कर देंगे। तो भाषा का विस्तार करना नहीं है, ये भी गलत है भाई। भाषा का विस्तार तो करना ही है। सृजनात्मकता का विकास करना, या फिर बच्चों में व्यक्तिगत के अवसर प्रदान करना, या प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। देखिए कभी भी जो आप जानेंगे बच्चों को याद कराने वाली चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, वो हमेशा नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। तो यही प्रश्न जो ये विकल्प है यही आपका सही हो जाएगा। जहाँ पर रटने की बात कही जाए, याद करने की बात की जाए, वहाँ पर निगेटिव आता है, और निगेटिव हमेशा आप लेकर नहीं चलेंगे किसी भी प्रश्न में, उसको हमेशा गलत ही आप मानेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं 94 प्रश्न। यहाँ पर है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, या केवल पाठ से ही संबंधित हो, या पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो इनमें से आपको सही बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ऐसी गतिविधियां उसमें होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या? किसी विषय पर चर्चा करना, या बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, या प्रश्नों के उत्तर पूछना, या अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर पूछना। भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल का विकास कब होगा? मुख से, यानी जो वो बोल सके, ज़्यादा बोले या बोलने का उसके अंदर कौशल आए, तो वो उस कैसे आएगा? तो वो प्रश्न पूछ के ही आएगा कि अगर क्लास में पढ़ा रहे हों शिक्षक तो वो प्रश्न बार बार पूछेगा, तो वो उसके अंदर हेजिटेशन दूर होगी और उसके अंदर मौखिक कौशल का विकास होगा। आगे 6वां प्रश्न आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्क्रीन पर 6वां प्रश्न आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि भाषा सीखने में मातृभाषा क्या व्याघात क्या है? आंशिक रूप से होता है, या नहीं होता है, या पूर्ण रूप से होता है, या होता है? तो भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है या नहीं होता है, या आंशिक रूप से होता है, या पूर्ण रूप से होता है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, आंशिक रूप से व्याघात होता है।
आगे हम देखेंगे, आगे हम देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन की भाषाई, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, सही क्रम से नहीं। ठीक है, भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ठीक, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, या भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते हैं। तो ये अप्रभावित तो सही में नहीं करते हैं, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्या है, ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, एक साथ सीखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न में क्या कह रहा है, 8वें प्रश्न में कह रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जहाँ नहीं लगा हो उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे और फिर उत्तर देंगे। कहीं सत्य है और कहीं सत्य नहीं है, ये दोनों मिला होता है, तो जहाँ नहीं लिखा हो तो उसको ध्यान से किया करिए। ठीक है, क्या है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। त्रुटियों सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, गलत। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये भी गलत है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। ठीक, जैसे कोई त्रुटि हो रही भाषा सीखने में तो वो स्थायी होती हैं, ये बात सत्य है, क्योंकि आप त्रुटि करेंगे फिर उसको समझेंगे तो फिर संभावनाएं कम होती हैं फिर से वो आपके अंदर कि फिर से त्रुटि हो। ठीक है, त्रुटि हो गई है तो आप उसको समझ लेंगे, सीख लेंगे तो वो स्थायी हो जाएगी त्रुटि, और आप आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। देखिए, आप लोग डीएलएड पढ़े हैं या बीएड पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि मूल्यांकन जो होता है, आपका मूल्यांकन हो रहा होता है सतत और व्यापक हो रहा होता है। तो सर्वोपरि किसे आप मानेंगे, तो कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, या फिर लिखित प्रश्न पत्र, या पाठ से देखकर सुलेख लिखना, या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वो आतंकवाद पर आधारित निबंध, या फिर बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी, या पाठ्य पुस्तक, या औपचारिक पत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न एक बार फिर से समझेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की, प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक की कक्षा में बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पठन क्षमता बढ़ानी है तो आप हमेशा याद रखिए, पठन क्षमता हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी। तो बाल साहित्य के बारे में आप बताएंगे तो बच्चे अच्छे से उसको समझेंगे और उनके अंदर पठन क्षमता भी विकसित होगी। आगे हम देखते हैं, और कहानी से आप जानते हैं रोचक उनके अंदर उत्पन्न होता है, वो रुचि आती है और पढ़ते हैं और अच्छे से सीखते भी हैं, मानसिक विकास भी अच्छे से होता है। यहाँ देखिए, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ नहीं, कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, ये बिल्कुल सही है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये भी सही है। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, या बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर क्या है, वैसे तो उत्तर आप जानते हैं कि कई मिलते जुलते होते हैं सीटेट में, लेकिन आपको सही उत्तर आपको लगाना होता है जो उन सब में सटीक होता है, जो सबसे बेस्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाने के लिए कला शिक्षा को भी समेकित करना हो चाहिए। आगे हम देखते हैं, आगे यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। बच्चे में अभी
पूर्णतः नहीं सीखी है, या बच्चे की भाषाई पूंजी है, या मानक स्वरूप लिए होती है। वैसे तो मातृत्व भाषा जो होती है बच्चे घर में ज़्यादा सीखते हैं, तो बच्चे की एक भाषाई पूंजी होती है जो जिससे वो बच्चा और अच्छे से जो मानक भाषा उसे भी सीख सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को अपनी कक्षा के स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चों की भाषाई पूंजी है। घर की भाषा अगर बच्चे नहीं सीख पाएंगे, आप अचानक उसे कहें कि मानक भाषा बोलने लगे, तो यह संभव नहीं होता है, क्योंकि पहली कक्षा उसका परिवार समाज होता है, उससे सीखता है, फिर वह स्कूल जाता है तो वहाँ पर मानक भाषा सीखता है। चलिए आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। होमवर्क का क्या कार्य होता है? सीखने को विस्तार देना होता है, या अभिभावकों को प्रश्न करना होता है, या बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना होता है, या कापियाँ भरवाना होता है? यह बिल्कुल गलत है, यह भी बहुत गलत है। अभिभावकों से क्या मतलब है? बच्चों को हमें सिखाना है, अभिभावक से प्रश्न हम क्यों करेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे कि सीखने का विस्तार उसका हो रहा है कि नहीं। तो गृह कार्य देंगे तो वह घर पर करेगा, फिर आप वहाँ पर देखेंगे, जब स्कूल आएगा शिक्षक देखेंगे कि वो कार्य कर रहा है, उसके में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सभी चीज़ें मूल्यांकन सतत होती हैं। ठीक, आगे हम प्रश्न देखेंगे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, या समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, या भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, या भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। एक चीज़ और भी बता दें आपको कि भाई दोस्तों, मित्रों, बहनों, आपको बता दे रहा हूँ कि शिक्षक आप लोग को बनना है। अभी वैकेंसी आ रही है तो आपको उसमें जाना भी है, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होता है टेट का जल्दी से या सीटेट का, तब तक आप वैकेंसी भी मत सोचिए कि आएगी। आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तभी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि उनको जो 20 लाख फार्म पड़े हैं टेट का, उन भीड़ को भी इकट्ठा करना होगा ताकि उन्हें वोट मिल सके। तो आप अपने तैयारी में जुटे रहिए, टेट कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, सब में लगे रहिए, ठीक है। तो अगर वैकेंसी आ रही है तो आप सभी उसमें शामिल होंगे, उसमें कोई भी प्रश्न इफ बट नहीं है, ठीक है। ठीक बात, आगे हम देखते हैं। समाज सांस्कृतिक प्रवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, यह भाषा अर्जन के संबंध में सत्य कथन है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। आगे यहाँ पर 15वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 15वां क्वेश्चन आपका क्या है? 15वां क्वेश्चन है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, या बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, या भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, या प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायता होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ठीक। आगे हम देखेंगे इसका पढ़ेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें निर्देश दिया होगा कि आप जो है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर 1 से 106 से 114 तक सबसे उचित विकल्प चुनिए। सीटेट में सबसे उचित चुनना होता है, वैसे आप विकल्प सारे सही लगेंगे। कई ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें चारों विकल्प सही लगेंगे, लेकिन हमको सबसे उचित उसमें से चुनना होता है, सबसे बेस्ट चुनना होता है। तो यहाँ अब देखिए गद्यांश हम पढ़ रहे हैं। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल में रहता आया है, हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है। जैसे हम लोग बचपन में थे तो हम देखते थे कि बादल कुछ दूरी पर ही है, आसमान कुछ दूरी तक ही होगा, लेकिन हम कुछ दूर पर जाते ही फिर देखते थे कि आसमान और आगे है और आगे है, यानी उसका कोई छोर नहीं मिलता है। वैसे ही ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है, और इस किनारे कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे, और
जो बर्नार्ड शा जीवन को एक खुली किताब मानते थे। यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे। बिल्कुल सही सोचते थे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है और हमें विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरे को उनके जीने से हक में वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यह बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरे से उनके जीने का हक न छीने। यह आसामान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति के इतर जीवन को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बातें कही हैं, बिल्कुल सही चीज़ें कही हैं, मानवता से संबंधित सारी बातें हैं। तो आपको सब उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि क्षितिज किसे कहते हैं जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। यही प्रश्न, यही आपका सही है, आपने ऊपर पढ़ा भी है इस पैराग्राफ में। आगे हम देखते हैं, यदि किसी का और छोर नहीं होता तो वो क्या होता है? उसके बहुत से सिरे होते हैं, या उसका सिरा नहीं होता, या उसकी सीमा नहीं होती, या उसका विस्तार अधिक होता है। तो उसकी सीमा नहीं होती है। ठीक है, ये सही है। आगे हम देखते हैं, फिट और इंसान शब्द देशज है या तत्सम है या आगत है या तद्भव है। तो ये जो शब्द हैं वो आगत शब्द हैं। ठीक है, बाहर से आए हुए हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन देख सकते हैं, फिट और इंसान शब्द आगत शब्द हैं या बाहर की भाषाओं से ग्रहण किया हुआ शब्द है, ना कि देशज, तत्सम और तद्भव हैं। ठीक है, आगे हम देखें, बर्नार्ड शा के जीवन की उपमा किससे दी गई है? पढ़ी जा रही पुस्तक से, या सभी जीवों से, या खुली पुस्तक से, या क्षितिज से? तो इसका सही उत्तर होगा खुली पुस्तक से। ठीक, अभी हमने पढ़ा था पैराग्राफ में, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हैं, या किसी को लूट लेते हैं, या किसी को टिकने नहीं देते, या किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। तो यह सही, सबसे सटीक इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। ठीक, यह अन्याय सबसे बड़ा है। आगे हम देखेंगे कि प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर बने रहना चाहिए, या मनमर्जी करने का हक है, या प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? जीने का हक है। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था ऊपर। अब यहाँ पैराग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उत्तर आसानी से दे लेंगे। आसमान हमें दिलाता है। दोस्तों देखिए क्या है, सीटेट में थोड़ा लेंथी होता है प्रश्न, थोड़ा सा बस लेंथी होता है, कठिन नहीं होता है। उसको बस अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उत्तर ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ प्रश्न है, आसमान हमें दिखाता है, क्या दिखाता है? रक्षा करने का वचन, या साथ साथ रहने का अनुशासन, या भय से छुटकारा का आश्वासन, या भयभीत ना करने का आग्रह। तो आसमान क्या हमें दिखाता है? तो भय से छुटकारे का आश्वासन, भय से छुटकारे का आश्वासन देता है आसमान। आगे हम देखते हैं कि किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? तो भय में किया गया है कि नहीं, स्वभाव में किया गया है कि नहीं, जीव में या प्रकृति में? तो एक प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं? भय में। ठीक है, भय में नहीं किया गया है। ठीक है, एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है इसमें। ठीक, आगे हम देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर अपराध शब्द देखेंगे। अपराध शब्द भाववाचक है, या व्यक्तिवाचक है, या पदार्थवाचक है, या जातिवाचक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भाववाचक होता है। अपराध जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होती है, क्योंकि हम इसे देख तो सकते नहीं हैं।
अनुभव कर सकते हैं। फिर से एक ऐसा गद्यांश दे दिया गया है, यहाँ पर पद्यांश है, सॉरी गद्यांश नहीं पद्यांश है, इसको हमें पढ़ करके 115 से 120 के उत्तर देने होंगे। तो चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँचा कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं संजो कर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार के वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। तो इसमें आपको बस उत्तर देना है पढ़ करके कि क्या जो प्रश्न है कि चींटियां आपस में बात कैसे करती हैं, वो छूकर करती हैं या संदेशों से करती हैं या बोलकर करती हैं या संकेतों से करती हैं। तो संकेतों से वह क्या करती हैं, बात करती हैं। आगे हम देखें, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, दूसरों से जलने वाला, दूसरों से घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला या कुछ भी चाहने वाला। तो दूसरों से जलन करने वाला ईर्ष्यालु होता है। आगे हम देखते हैं, चींटियां जो हैं, चींटियों का स्वभाव में नहीं है क्या, ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना या जीवन को परखना या दौड़ भाग करना। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, ए ईर्ष्या करना। ये चींटियों के अंदर स्वभाव नहीं होता है। आगे हम देखते हैं, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं, पूर्वजों के गंध से या मित्रों के सहयोग से या रास्ता टटोलने से या शत्रुओं की चुनौती से। तो सही उत्तर होगा पूर्वजों की गंध से। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्या है, मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां पहचानती नहीं हैं या भूल जाती हैं या बिखेर देती हैं या फिर याद रखती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, याद रखती हैं। क्या, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां याद रखती हैं। आगे हम देखेंगे, काव्यांश में मगर का अर्थ क्या है, केवल या मगरमच्छ या परंतु या घड़ियाल। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, परंतु। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब देखिए ये 300 प्रश्न जो हैं आपके समाप्त हो चुके हैं। आई होप थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा आपको लगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ है तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं दोस्तों से। अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे, आपके होने लायक है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों से। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको सीटेट के एक प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे और इसके कई प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखे जाएंगे। आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए और प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन सारे आपको मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।